नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है खून से लथपथ औरत मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी। जब उसके पति को अस्पताल ले जाया गया तो इलाज के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे, और जब मदद मांगने के लिए वह अस्पताल के मालिक के पास पहुंची तो मालिक का चेहरा देखते ही वह उल्टे पैर ऐसे दौड़ी चली आई जैसे उसने कोई भूत देख लिया था। आखिर क्या था संबंध उस मालिक से उस औरत का, आइए जानते हैं। एक औरत सड़क पर हर आने जाने वाले के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई जा रही थी और वह बहुत जोर जोर से रो रही थी। हर एक इंसान के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर वह कुछ बोले जा रही थी। क्योंकि मैं उससे बहुत दूर था तो मुझे सही से तो समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है। वह लगभग मुझसे 200 मीटर दूर रही होगी। जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और अपनी गाड़ी को उसकी तरफ ले गया। वह रोड से हटकर थोड़ी दूरी पर थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो उसकी हालत देखकर मैं एकदम से चौंक गया। उसकी साड़ी लगभग पूरी ही खून में भीगी हुई थी और उसके हाथ भी खून से सने हुए थे। वह पूरे तरीके से खून में भीगी हुई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना सारा खून अगर इसका खुद का निकला है तो यह चल कैसे पा रही है। उसके शरीर पर कहीं चोट भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरकर उसके पास पहुंचा। वह बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी। मेरे पूछने पर लगभग हड़बड़ाती हुई बोली। मेरे आगे भी अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, भैया मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे अस्पताल तक छोड़ दीजिए भैया। मैं बहुत देर से सबके आगे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे पति को अस्पताल तक ले जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ भैया। और इतना कहते ही वह मेरे पैरों पर गिर गई। मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ है, तुम्हारे पति इस वक्त कहाँ हैं? तो वह उठकर आगे आगे चलने लगी। लगभग 100 मीटर दूर जाने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी खून से लथपथ बेसुध सा पड़ा हुआ है और उसके सिर से लगातार खून बहे जा रहा था। उसके पति के सर में बहुत ही गहरी चोट आई थी और उसके सर से खून बराबर बहता ही जा रहा था। पहले मैंने उसको उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल अचेत अवस्था में था, इसीलिए मुझ अकेले पर वह उठाया न गया। तो मैं वापस से अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा और वहाँ पर कुछ लोगों को हाथ देकर 2-4 लोगों को अपने साथ लेकर मैं उस जगह पर पहुँचा और उन सब की मदद से मैंने उस आदमी को अपनी कार की तरफ लाने को कहा और मैं अपनी कार की तरफ फिर से दौड़ा और जल्दी से मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जहाँ पर वह व्यक्ति पड़ा हुआ था उस ओर मैंने अपनी गाड़ी मोड़ दी। इतने ही उधर से कुछ व्यक्ति उसको सहारा देकर थोड़ी दूरी पर लेकर आ पाए थे कि मैंने इतनी देर में अपनी गाड़ी ले जाकर वहाँ खड़ी कर दी और उन सब लोगों ने मिलकर उस आदमी को मेरी गाड़ी में जैसे तैसे करके लेटा दिया। मैंने उस औरत को भी गाड़ी में बैठने का इशारा किया और गाड़ी स्टार्ट करके फटाफट से मैं अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में जाकर मैंने वार्ड बॉय से कहा कि जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आएं। यहाँ एक आदमी की जान खतरे में है, उसकी स्थिति बहुत नाजुक है। वार्ड बॉय भाग कर गया और जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आया और उस पर डालकर उस आदमी को अंदर अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसकी जांच शुरू की और जांच में पता चला कि उसके सर में बहुत गहरी चोट आई है। डॉक्टर्स को उसका जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए भी लगभग 5 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। उस पर भी उस व्यक्ति के बचने के चांस 50% हैं और अगर अभी इसी समय ऑपरेशन नहीं किया गया तो उस व्यक्ति की जान कभी भी जा सकती है। जैसे ही उसकी पत्नी ने यह बात सुनी तो वह डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, डॉक्टर साहब आप कैसे भी करके इनका ऑपरेशन कर दीजिए, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं 5 लाख रुपए कहाँ से ला कर दूंगी आपको।
अब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और बोले, सॉरी, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब वह औरत बिल्कुल निराश होकर फूट फूट कर रोए जा रही थी। और सच कहूँ तो मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको दे सकूं। 10, 20, 50 हज़ार की बात होती तो देखा भी जा सकता था, पर यहाँ बात 5 लाख रुपए की थी। और इतना पैसा एकदम से मैं कहाँ से अरेंज करता। जब वह बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी तो उनमें से एक डॉक्टर को उस पर दया आ गई और वह बोला, देखिए मैडम, इसका बस एक ही रास्ता है। हमारे इस अस्पताल के ऑनर बहुत नेक दिल इंसान हैं। अगर आप उनके पास चले जाएं तो हो सकता है कि वह आपकी मदद ज़रूर कर सकें। और एक बार अगर उन्होंने कह दिया तो फिर आपको एक भी पैसा देने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि आज इस अस्पताल के मालिक यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप उस रूम में चले जाइए। उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है, इसीलिए आप जाकर उनसे बात कर लीजिए और जो भी हो हमें जल्दी से आकर बताइए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। अब उस औरत ने अपने आंसू पोंछे और वह जल्दी से उस कमरे की तरफ भागी जिस कमरे में उस अस्पताल के मालिक बैठे हुए थे। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, वह अंदर गई, पर यह क्या, अगले ही पल वह वापस लौट कर आई और उसके चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ चुका था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उधर डॉक्टर के पास एक फ़ोन कॉल आई और डॉक्टर उस व्यक्ति को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले गए। मैं भी खुश था कि चलो कम से कम अब उसका पति बच जाएगा, लेकिन मैंने इस बात पर भी गौर किया कि वह महिला कुछ अलग ही ख्यालों में खोई हुई थी। जब से वह उस कमरे से बाहर आई थी तब से वह बिल्कुल गुमसुम सी बैठी हुई थी। खैर, उसके पति का ऑपरेशन हो गया और उसको प्राइवेट बढ़िया वार्ड में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स भी अचंभे में थे कि आखिर बात क्या है, और मैं खुद भी सोच में पड़ा हुआ था कि इतने बड़े हॉस्पिटल में बिना पैसों के इस आदमी का ऑपरेशन किया गया। और इतना ही नहीं, फिर ऑपरेशन के बाद उसको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि वह हॉस्पिटल शहर के नामी अस्पतालों में से एक था। ये तो सभी जानते थे कि उसका ऑनर बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान है, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा तो उन्होंने पहले भी कई लोगों का माफ़ किया था, लेकिन स्पेशल वार्ड में उसको यहाँ रखना, और यहाँ तक कि उन्होंने सबसे यह भी बोल दिया था कि इसकी दवाइयों का पूरा खर्चा वह खुद उठाएंगे। अब मैं शाम को घर पहुँचा तो घर जाकर मैंने आज की घटना अपनी पत्नी को बताई, तो उसने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, हम भी इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं कि किसी की पैसों से मदद कर सकें, लेकिन जब तक वह आदमी ठीक नहीं हो जाता तो उसकी वाइफ के लिए और उसके लिए खाना मैं पैक कर दिया करूँगी और आप उनको खाना दे आया करना। पहले तो मैंने अपनी पत्नी को मना किया, लेकिन जब वह ज़िद पर अड़ गई तो मैं उसके कहे अनुसार शाम को अस्पताल में खाना लेकर पहुंचा। पूरे अस्पताल में सबकी ज़ुबान पर बस यही चर्चा थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अस्पताल के मालिक ने उस आदमी की दवाइयों तक का खर्चा माफ़ कर दिया। अचंभा तो मुझे भी इस बात का बहुत था। फिर एक दिन मैं जब अस्पताल खाना लेकर गया हुआ था तो मैंने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि एक आदमी जिसने बहुत अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे अचानक से चक्कर खाकर वहाँ गिर गया। मैंने फटाफट से उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और उसे होश में लाया। मैंने अपनी गाड़ी का एसी ऑन किया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने जो बताया, मैं इसको सुनकर दंग रह गया, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं, वही व्यक्ति था जो अस्पताल का मालिक था। शायद गर्मी की वजह से उसे अचानक से चक्कर आ गए और उसका बीपी लो हो गया। मैं भाग कर गया और पास ही में एक नींबू पानी वाला नींबू पानी बेच रहा था, वहाँ से उसे एक गिलास नींबू पानी लाया और उस व्यक्ति को पिलाया, जिससे उसे थोड़ा सा होश आया। जब वह नॉर्मल हो गया तो उसने हाथ जोड़कर मुझे इस सब के लिए धन्यवाद कहा और यह भी कहा कि यह अस्पताल उसका ही है
अगर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत पड़े तो मैं बिना संकोच आकर उससे मदद मांग सकता हूँ, क्योंकि आज अजनबी होते हुए मैंने उसके लिए किया है। कभी कभी अपना सगा भी कोई नहीं करता। उसके इतना कहने के बाद मैंने भी मुस्कुराकर उससे कहा, सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? अभी 4-5 रोज पहले आपके हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का केस आया था और उस व्यक्ति को मैंने ही इस अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि अब से पहले भी आप कई लोगों के अस्पताल का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा माफ़ कर चुके हैं, लेकिन उस लड़के के लिए अलग से प्राइवेट वार्ड और दवाइयों का खर्चा भी आपने क्यों माफ़ किया? यह सब चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई भी इस बात को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन किसी की आपसे पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। उसके बाद उस व्यक्ति ने जो मुझे बताया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने बताया कि बेटा, दरअसल मेरा नाम कमल किशोर है और जिस लड़के को तुमने उस दिन अस्पताल में भर्ती करवाया था वह कोई और नहीं, मेरा खुद का बेटा और बहू है। लेकिन अंकल, आप तो इतने मालदार हैं कि आपका इतना बड़ा खुद का हॉस्पिटल है, तो आपके बेटे और बहू की ऐसी दशा? मैं कुछ समझा नहीं। क्या हुआ? क्या आप मुझे सही से इस बात को बताएंगे? तब कमल किशोर जी ने मुझे सारी बात बतानी शुरू की। दरअसल बहुत समय पहले की बात है। मैं एक मध्यम परिवार से संबंध रखता था। मेरे माता पिता बहुत अमीर नहीं थे, हम एकदम मिडिल क्लास फैमिली से थे। मेरी शादी हो जाने के बाद मेरी पत्नी कमला हमारे घर आई और उसने हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया। फिर मेरे माता पिता के देहांत के बाद हमारे घर में एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने बहुत प्यार से रवि रखा। चूँकि रवि हमारी शादी के लगभग 7 साल बाद पैदा हुआ था और इतने लंबे समय के बाद हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजी थी, तो सभी लोग बहुत खुश थे। मैं तो फूला नहीं समा रहा था कि मेरे घर बेटे ने जन्म लिया है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से घर में रवि का स्वागत किया। अब हम दोनों के लिए रवि इकलौता जीने का सहारा बन चुका था। हमारा जो कुछ भी था वह सब रवि का ही था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, पैदल चलने लगा और छोटी मोटी शरारतें करने लगा, जिसको देखकर मैं और कमला हम दोनों ही बहुत खुश हुआ करते थे। रवि बचपन से ही थोड़ा शरारती था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो हमने उसका एडमिशन एक बढ़िया से इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया। दरअसल मेरा एक छोटा सा मेडिकल स्टोर था जो हमने रवि के जन्म के बाद एक छोटे से शहर में खोला था, और बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो इसीलिए हमने गांव को छोड़कर शहर में रहना शुरू कर दिया था। अब रवि का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाने के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई हमने अच्छे स्तर से करवाई। रवि को भी कंप्यूटर का बचपन से ही शौक था, या यूँ कहो कि कंप्यूटर लाइन में ही उसका इंटरेस्ट था। वह पढ़ने में भी काफ़ी होशियार था। जब उसने अपने हाई स्कूल के पेपर दिए तो उसके नंबर काफ़ी अच्छे आए और उसके बाद 12वीं कक्षा में भी उसने फर्स्ट डिवीज़न से अपनी परीक्षा पास की। उसके बाद हमने शहर के एक बड़े कॉलेज में बीटेक में उसका एडमिशन करवा दिया, जिस कॉलेज से प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी जगह हो जाया करते थे, और हम भी बस इसी उम्मीद में थे कि अब रवि जल्दी से कामयाब हो जाए। हम दोनों भगवान से बस यही प्रार्थना करते रहते कि कैसे भी करके रवि का प्लेसमेंट किसी अच्छी कंपनी में हो जाए, और ऐसा हुआ भी। बीटेक करने के बाद जब दूर दूर के शहर से कंपनियां आईं तो रवि का एक अच्छी कंपनी में बेंगलुरु में प्लेसमेंट हो गया, और उसका पैकेज भी काफ़ी अच्छा खासा था। बेटे की पढ़ाई में हमने अच्छा खासा पैसा लगाया था, इस वजह से अपने पास ज़्यादा बचत नहीं कर पाए। और कहते हैं ना कि जब मुसीबतें आती हैं तो एक के बाद एक इतनी आती हैं कि इंसान को संभलने का मौका ही नहीं देती, और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। इधर रवि बेंगलुरु चला गया। अब मैं और कमला दोनों ही बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, लेकिन
एक बात की तसल्ली थी कि हमारा बेटा कामयाब हो गया है। रवि को भी घर से गए हुए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और पिछले 6 महीने से उसका यहाँ आना एक बार भी नहीं हुआ था। फ़ोन पर भी उससे बातचीत कम ही हुआ करती थी। एक दिन मैंने रवि को फ़ोन किया तो उसने कहा कि पिताजी, अच्छा हुआ आपका फ़ोन आ गया, वरना मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था। फ़्लाइट की टिकट भेज रहा हूँ, 1-2 दिन बाद की फ़्लाइट है। आप लोग तैयारी कर लीजिए, आपके लिए यहाँ पर एक सरप्राइज़ है, बस आप लोग जल्दी से आ जाइए। हमने उससे बहुत पूछा लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया। इधर कमला की एक बचपन की दोस्त थी। अगले दिन वह हमारे घर आई अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे के लिए लेकर, और कमला ने भी बिना रवि से पूछे उसको हाँ कह दी। मैंने उसे कहा भी कि कमला, एक बार रवि से पूछ तो लो। तो उसने कहा कि मेरा बेटा है, मेरी बात कभी नहीं टालेगा। अगले 2 दिन बाद हम लोगों की फ़्लाइट थी और हम फ़्लाइट पकड़कर बेंगलुरु जा पहुँचे। जैसे ही हम एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहाँ पर रवि हमें लेने के लिए पहले से ही खड़ा हुआ था। हम लोगों ने गाड़ी में अपना सामान रखा और रवि के फ्लैट के लिए निकल गए। जब हम वहाँ घर पहुँचे तो फ्लैट का डोर अंदर से बंद था। रवि ने डोरबेल बजाई तो अंदर से एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। यह देखकर मैं और कमला दोनों ही चौंक गए कि आखिर यह लड़की है कौन जिसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही हम दोनों अंदर की ओर बढ़े ही तो उस लड़की ने झुककर हम दोनों के पैर छुए। हम दोनों ही एक दूसरे की तरफ थोड़े अचंभे से ही देखते रहे। फिर सोचा कि शायद रवि की कोई दोस्त या फिर कलीग होगी। जब हम अंदर जाकर बैठ गए तो वह लड़की ही हमारे लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर आई। जब से हम आए थे वह लड़की ही सारा काम किए जा रही थी। जब हमने रवि से पूछा तो रवि ने बताया कि उसका नाम रीता है और रीता रवि की ही कंपनी की सीईओ है, और वे और रवि एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और इसीलिए उन दोनों ने कुछ समय पहले ही शादी कर ली। बताया था ना पापा आपको कि आप दोनों के लिए एक सरप्राइज़ है, और यही है सरप्राइज़ आप दोनों के लिए। रीता आपकी बहू है। बस इतना सुनने की देर थी कि कमला जी से यह बर्दाश्त ही नहीं हुआ और वह गुस्से में आग बबूला हो गईं कि क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं रहा कि हमने तुझे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और तू हमसे शादी जैसे बड़े फैसले को लेने से पहले एक बार भी तूने सलाह मशवरा करना ज़रूरी नहीं समझा। अरे कम से कम एक बार बता तो दिया होता। वहाँ मैंने अपनी सहेली की बेटी के साथ तेरी शादी पक्की कर दी है। इस पर रवि गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, शादी पक्की कर दी है? क्या मतलब है आपका? मैंने आपसे कहा था क्या कि आप अपनी सहेली की लड़की के साथ मेरी शादी तय कर देना, और फिर मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी का मैं खुद मालिक हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी किसके साथ बितानी है और किसके साथ नहीं। और इसी बात पर दोनों माँ बेटे में भयंकर झगड़ा हुआ। इधर कमला वहाँ एक भी मिनट रुकने को तैयार नहीं थी। मैंने जैसे तैसे करके कमला को समझाया कि अब कर भी क्या सकते हैं, और फिर रवि हमारी इकलौती औलाद है, हमें तो उसकी खुशी में ही खुश होना चाहिए। और कोई बात नहीं, तुम अपनी सहेली से किसी न किसी बहाने से मना कर देना, और अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं खुद मना कर दूंगा। जैसे तैसे करके कमला की समझ में आया। उधर जब रवि का गुस्सा भी शांत हुआ तो वह जाकर के कमला से माफ़ी मांगने लगा। वह बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे गुस्से में आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब दोनों माँ बेटे अपना गुस्सा भूल कर एक दूसरे के गले लग गए। उधर रीता को भी हमने बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था, पर हमें क्या पता था कि उसने क्या सोचकर रवि से शादी की है। उसके दिमाग में तो कुछ और ही फितूर चल रहा था। अभी हम लोगों को वहाँ उनके पास रहते हुए 2-4 दिन ही हुए थे। शुरू में तो 2-4 दिन तो बहू ने बहुत अच्छे से सेवा की और उसको देखकर कमला भी बहुत खुश हो गई।
लेकिन जब हम लोगों को वहाँ पर रहते हुए 10-12 दिन हो गए तो बहू हर काम में लापरवाही करने लगी। अब वह साड़ी की जगह उल्टे सीधे कपड़े पहनकर घर में घूमा करती थी, जो मुझे और कमला को बिल्कुल पसंद नहीं था और हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने रवि को यह बात तो नहीं बताई कि आखिर वजह क्या है, लेकिन हमने रवि से अपने शहर वापस आने के लिए अपनी टिकट करने को कहा। पहले तो रवि इस बात के लिए राज़ी नहीं हुआ, पर जब हमने बहुत ज़ोर दिया तो वह इस बात के लिए राज़ी हो गया और उसने हमें फ़्लाइट में बिठा दिया। अब हम अपने शहर आ चुके थे, लेकिन कमला कहीं न कहीं रवि की शादी की बात को लेकर मन में अंदर ही अंदर घुट रही थी और फिर बहू का ऐसा सलूक उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। एक दिन मैं शाम को अपना मेडिकल स्टोर बंद करके आया और खाना पीना खाकर सोया हुआ था कि तभी मुझे किसी का कॉल आया और उसने बताया कि मेडिकल स्टोर में आग लग गई है। मेरे तो हाथ पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार मेडिकल स्टोर में आग लगी तो लगी कैसे। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी दुकान पूरी जल चुकी थी और उसका सारा सामान भी जल चुका था। मैं मन ही मन बहुत टूट चुका था। सुबह हुई तो रवि को यह सारी घटना फ़ोन करके मैंने बताई। तब रवि ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, अरे मैं और आपकी बहू इतना अच्छा पैसा कमाते हैं, अब आपको काम करने की ज़रूरत भी क्या है। मैं तो वैसे भी आपसे कहने ही वाला था कि अब आप मेडिकल स्टोर को बेच दें। कोई बात नहीं, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, खुद को संभालिए। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे फ़ोन पर बताइएगा। अब रवि हर महीने हमें खर्च के लिए पैसे भेज दिया करता था। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर कुछ समय बाद रवि 1 महीने की जगह पैसे 2 महीने में भेजने लगा और फिर धीरे धीरे करके एक समय ऐसा भी आया कि उसने अब हमें पैसे भेजना बंद ही कर दिया। और इधर कमला की भी तबीयत कुछ ख़राब सी रहने लगी और अब तो हमारे खाने के भी लाले पड़ने लगे। रवि जो पैसे भेजता था वह पैसे कितने ही समय चलते, अब तो जो बचत करके रखी थी वह भी ख़त्म हो चली थी। हम दोनों दाने दाने को मोहताज हो गए थे। मजबूरी में मैंने काम करना शुरू किया। मैं जगह जगह काम की तलाश में भटका, लेकिन किसी ने भी मुझे काम देने से मना कर दिया। एक दिन अचानक से कमला की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं उसे भागकर अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी कुछ जांच करनी पड़ेंगी, जिसके लिए लगभग 5,000 रुपये का खर्चा आएगा। मेरे पास तो 200 रुपये भी नहीं थे, तो 5,000 रुपये मैं कहाँ से लाता। मजबूरी में मैंने रवि के पास फ़ोन किया। वह फ़ोन रवि की बीवी ने उठाया। मैंने रवि समझकर उसको सारी बात बता दी और कहा कि मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। तो उधर से रवि की पत्नी रीता बोली, तबीयत ख़राब है तो हम क्या करें, हमने कोई खैरात खाना तो नहीं खोल रखा है और जितना आपने रवि के लिए खर्च किया था पिछले 2 सालों में लगभग हम आपको इतना दे ही चुके हैं। अब और फालतू के पैसे हमारे पास नहीं हैं कि हम दुनिया पर खर्च करते घूमें। आपकी पत्नी है, आप जानो कि कैसे इलाज करवाओगे। रवि के ऊपर कोई जोर थोड़ी है कि तुम मुझसे अपनी पत्नी का इलाज करवाना है। अरे भाई, आगे को हमारे भी बच्चे होंगे, हमें भी अपने भविष्य के बारे में सोचना है, या फिर सब कुछ बस तुम दोनों के ऊपर ही लुटाते रहें। इतने पैसे लेकर भी पेट नहीं भरा है क्या, जो फिर से हर महीने तुम्हें इतने पैसे भेजते थे हम। तुम दोनों लोगों का खर्चा ही कितना होता था। अरे हर महीने 5,000 रुपये भेजा तो करते थे, उसमें से जो बचाया होगा उससे अब बुढ़िया का इलाज करा लो और आज के बाद यहाँ मेरे पास फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, रवि के पास भी गलती से भी फ़ोन मत कर दीजिएगा, वरना तो अच्छा नहीं होगा। और इतना कहकर
उसने फट से फ़ोन काट दिया। इधर डॉक्टर ने उन्हें दवाई दे दी। कमला जी को उन दवाइयों से हल्का फुल्का आराम तो लगा और डॉक्टर ने मुझे हिदायत भी दी कि मुझे जल्दी ही इसके टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तभी डॉक्टर बीमारी का पता लगा पाएंगे। अगर हम लोगों ने कमला के टेस्ट नहीं करवाए तो फिर आने वाले समय में कुछ भी हो सकता था। इधर हमारे यहाँ खाने के लाले पड़े हुए थे और उधर कमला का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी था। अब मैं सुबह का घर से निकलता काम की तलाश में, लेकिन शाम को निराश होकर वापस लौटता, क्योंकि कोई भी इंसान मुझे काम देने को तैयार नहीं था। जब 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए तो 2-4 दिन के बाद मैंने एक जगह आढ़त पर बात की और गेहूं के कट्टे कमर पर लाद कर उतारने लगा। इसके बदले मुझे 100 रुपये 50 रुपये शाम को दे दिया करते थे। पूरे दिन इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद शाम को 150 रुपये मिलते, लेकिन मुझे उससे भी सुकून हो जाया करता कि कम से कम 2 वक्त की रोटी खाने का जुगाड़ तो हो ही गया है। लगभग ऐसे ही काम करते हुए मुझे 10 दिन बीत गए। कमला ने मुझसे पूछा भी कि मैं कहाँ काम करता हूँ, तो मैंने उससे सच नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं उसे सच बताऊँगा तो वह बहुत परेशान हो जाएगी। वह तो पहले से ही बीमार है और ऊपर से उसे सच बताकर मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। आज शाम को जब मैं काम करके वापस लौटा तो घर में जाकर देखा कि कमला बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया तो डॉक्टर ने मुझे पहले वाली बात कही कि मैंने आपसे कहा था ना कि उनके टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। एक बार टेस्ट हो तो पता चले कि इनको क्या बीमारी हुई है। मेरे पास कुछ और था ही नहीं जिससे मैं पैसे अरेंज कर सकूं। एक घर ही था जिसमें हम दोनों रहा करते थे। मैंने आओ देखा ना ताव देखा और उस घर को बेच दिया। सोचा कि कमला और मैं साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक कर लेंगे, और बस यही सोचकर मैंने उस घर को बेच दिया। क्योंकि घर एकदम जल्दबाजी से बेचा था तो उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं मिली। जितने पैसे मिले उनको लेकर मैं अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर डॉक्टर को पैसे दिए तो डॉक्टर ने कमला की जांच शुरू की और पता चला कि कमला को लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जितना भी मेरे पास पैसा बचा था मैंने सारा लगा दिया और लगभग 4-5 महीने के इलाज के बाद आखिरकार कमला मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मुझे लगा कि शायद अब मुझे अपने बेटे रवि को फ़ोन करना चाहिए और माँ की मौत की खबर सुनाने के लिए अपने बेटे के पास मैंने फ़ोन किया, लेकिन इस बार भी फ़ोन बहू ने उठाया और जब मैंने उसे यह सब बात बताई तो उसने मुझसे कहा कि ठीक है, मर गई तो क्या करें, एक न एक दिन सबको इस दुनिया से जाना ही है और आपकी बीवी ख़त्म हुई है तो आप हमें क्यों बता रहे हैं, जाकर उसका अंतिम संस्कार कीजिए। कितनी बार मैंने आपसे बोला है कि छोटी छोटी बातों के लिए हमें परेशान मत किया कीजिए, पर आप हैं कि सुधरते ही नहीं हैं। बस आपको तो जैसे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देता है। कितनी बेइज्जती की है मैंने आपकी फ़ोन पर, लेकिन फिर भी आप मुंह उठाकर यहाँ फ़ोन कर देते हैं। बहू की इतनी सब बातें सुनकर मैंने कहा, लेकिन बहू बेटा एक बार रवि से मेरी बात तो करवा दो। तब उसने मुझसे कहा कि रवि यहाँ नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं और फ़ोन यहीं छोड़ कर गए हैं। कुल मिलाकर मेरी रवि से कोई बात नहीं हो पाई और आंखों में आंसू लिए मैंने जैसे तैसे अपनी पत्नी कमला का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं कहाँ। एक तो मैं अकेला, ऊपर से जो घर मैंने बेच दिया था उसमें भी थोड़ा बहुत जो सामान था वह उन लोगों ने बाहर निकाल कर रख दिया। अब मैं उस सामान को लेकर कहाँ जाता, इसीलिए मैंने उनके हाथ जोड़े और वह सामान इसी घर में रखने को कहा। अपने माता पिता की एक तस्वीर बस अपने साथ ली और मैं वहाँ से निकल गया, क्योंकि मेरा
अब कोई सहारा ही नहीं था, ना ही तो मेरे पास पैसा था। जैसे तैसे अब सड़कों पर भीख मांगकर मैं अपना पेट भरा करता था। एक दिन मुझे बहुत ज़ोर का बुखार आया और जब मैं सड़क के किनारे बैठकर सर्दी की वजह से कपकपा रहा था, तो उस वक्त एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग रवि के ही बराबर की ही रही होगी, वह मेरे पास आया। जब उसने मुझे छूकर देखा तो मुझे बहुत ज़ोर से बुखार चढ़ा हुआ था। वह मुझे अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दीं और इंजेक्शन लगाए। मैंने जो फटे पुराने गीले कपड़े पहने हुए थे, उसने मुझे नए कपड़े भी पहनने को दिए। शाम को मेरा बुखार उतरा तो मैंने उसे वहाँ से चलने को कहा। तब उसने मुझे रोका और कहा, बाबा, कहाँ जाएंगे आप? कहाँ है आपका घर? आप मुझे बताइए तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। जब उसने मुझसे पूछा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और वह भी समझ गया कि मेरे पास अब खोने और पाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उसने मुझे रोका और कहा, बाबा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप मेरे घर में रह सकते हैं? वैसे भी मेरा कोई नहीं है, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ। पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आपको इस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। उसने मुझे इतने प्यार से कहा कि मैं चाहकर भी वहाँ से नहीं जा सका और जाता भी कहाँ, इसीलिए मैं कहीं न जा सका और धीरे धीरे मैं समर्थ के साथ रहने लगा। हाँ, उस लड़के का नाम समर्थ था। मैंने अपने माता पिता की तस्वीर अपने कमरे में लगा रखी थी। एक दिन बैठा हुआ यही सब सोच रहा था कि पिछले जन्म में मैंने कोई ज़रूर अच्छे पुण्य किए होंगे जो समर्थ मेरी ज़िंदगी में आया। समर्थ भी किसी अस्पताल में ही काम किया करता था। सुबह को वह मुझे नाश्ता बनाकर देकर जाता। मेरा खाना पीना, मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखना, इतना ख्याल तो मेरे अपने सगे बेटे ने भी कभी मेरा नहीं रखा था। एक दिन शाम के समय जब समर्थ के आने का समय हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाय बनाकर मैं ही रख लूं और दोनों बाप बेटे साथ में बैठकर पिएंगे। हाँ, समर्थ अब मेरे बेटे जैसा ही हो गया था। शाम को जब समर्थ की गाड़ी आई तो मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर भागा, पर यह क्या, दो आदमी उसे पकड़कर लेकर आ रहे थे और उसके जगह जगह पट्टी बंधी हुई थी। यह सब देखकर मैं बहुत घबरा गया। तब लोगों ने बताया कि समर्थ का बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। यह तो भगवान की नज़र सीधी थी कि वह बच गया। मैं समर्थ को देखकर बहुत दुखी हुआ और आज मेरा भगवान से लड़ने को जी चाहा। मैंने समर्थ को हिम्मत दी और उसे उसके कमरे में लिटाने के बाद अपने कमरे में पहुंचा। अब समर्थ भी चलने फिरने से लाचार हो गया था। लगभग 2-3 महीने बाद जब वह ठीक हुआ और अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि इतने लंबे समय पर छुट्टी पर रहने के कारण उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है। जब समर्थ घर आया तो वह बहुत दुखी था। मैंने उसे हिम्मत बंधाई और समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, हम दोनों जब तक साथ हैं तो मिलकर सब कुछ कर लेंगे, तुम बस परेशान मत हो। और फिर खाना खाकर हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। मैं आज बहुत गहरी सोच में था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान मेरे साथ कैसा खेल खेल रहे हैं। जब मेरे जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आती हैं, उससे पहले भगवान मुझे दुख क्यों दे देते हैं कि अचानक से बाहर बहुत ज़ोर की आंधी चली और मेरे कमरे की खिड़की खुली होने के कारण हवा बिल्कुल सीधे मेरे कमरे में आ रही थी। मैं खिड़की बंद करने के लिए उठा ही था कि मेरे माता पिता की तस्वीर एकदम से हवा के कारण नीचे गिर गई और टूट गई, जिसके कारण मुझे बहुत दुख हुआ। पर जैसे ही मैं तस्वीर को उठाने के लिए उसके पास पहुंचा तो यह क्या, उस तस्वीर के टूटने के बाद उसमें छोटे से कपड़े में कुछ बंधा हुआ निकला। जब मैंने उस कपड़े को खोला तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि उस कपड़े में 2 छोटे छोटे चमचमाते हुए हीरे थे जिनकी कीमत बहुत रही होगी।
मैंने समर्थ को आवाज़ लगाई और उसे वह हीरे देकर उससे बोला, बेटा अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख, भगवान ने कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए सोचा ही था। वह बोला, लेकिन पिताजी यह आपके पास कैसे आए? तब मैंने उसे कहा कि मुझे भी नहीं पता समर्थ, मुझे नहीं पता था कि इस तस्वीर को जिसको मैं अपने साथ लिए घूम रहा हूँ इसमें इतनी कीमती चीज़ें छुपी हैं। आज न यह गिरती न मुझे पता चलता कि इसमें क्या छुपा हुआ है। जब समर्थ ने उन हीरों की कीमत इंटरनेट पर चेक की तो पता चला कि उनमें से हर एक हीरे की कीमत 10 करोड़ रुपए थी। अब हमने उसमें से एक हीरा बेच दिया और मिलकर एक अच्छी जगह ज़मीन देखकर एक अस्पताल बनाया। और चूंकि समर्थ जानता था सब कुछ, तो उसने ही अच्छे अच्छे डॉक्टर को अपॉइंट किया। तो हम अपने निस्वार्थ भाव से सब कुछ करते चले गए और आज यह अस्पताल केवल समर्थ की मेहनत के कारण ही इस ऊंचाई पर पहुंचा है। मैंने अपनी पत्नी को पैसों के अभाव में खोया था और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपना किसी दूसरे अपने से सिर्फ पैसों के कारण बिछड़े। और उस दिन जब वह औरत वहां पहुंची तो वह मेरी शक्ल देखकर इसीलिए ही चौंक गई क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरे बेटे रवि की पत्नी रीता थी। लेकिन सर, उन लोगों ने तो आपके साथ इतना गलत बर्ताव किया, फिर भी आपने रवि को फ्री में अस्पताल में सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराईं। तो वह हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, बाप तो हमेशा बाप ही होता है, औलाद चाहे कितनी भी नालायक निकले। अब मैं उसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता था ना। और फिर मेरे मन में उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है, बस मैं तो उसको एक अनजान व्यक्ति समझकर ही बस सहारा दिया है मैंने, जैसे कि मैं पहले भी किया करता था। और मैं चाहता हूँ कि एक बार रवि ठीक हो जाए तो मैं उससे पूछूंगा ज़रूर कि आखिर कोई इतना निर्मम कैसे हो सकता है कि अपनी माँ को अंतिम समय पर देखने के लिए आने के लिए उसके पास समय ही नहीं था। कमल किशोर जी ने मुझे जितनी भी बातें बताईं, मैं उनकी कहानी को सुनकर हैरान रह गया। उनकी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत से हर चीज़ का सामना किया और देखो आज वह इस मुकाम पर थे। खैर, अब हम दोनों ही उठे और अस्पताल की ओर चल दिए। आज मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, लेकिन फिर भी जितना इंतज़ार कमल किशोर जी को रवि के होश में आने का था उससे कहीं ज़्यादा मुझे था। आखिर मैं भी जानना चाहता था कि एक बेटा इतना निर्मम कैसे हो सकता है। और वह दिन आया भी। लगभग 15 दिन डॉक्टरों की ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद और इतनी स्पेशल देखभाल के बाद रवि को होश आया। जब रवि को होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया और डॉक्टरों को अपने पास पाया। वह खुद को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुआ और डॉक्टरों के हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करने लगा। तब डॉक्टरों ने उसे बताया कि इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है इस हॉस्पिटल के मालिक ने किया है। अगर आपको शुक्रिया अदा करना ही है तो आप उनका कीजिए। जैसे ही रवि ने ये सुना तो वह उठकर अस्पताल के मालिक के पास गया और जैसे ही उसने उनका चेहरा देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके मुंह से निकला, पिताजी आप यहाँ कैसे, और माँ कहाँ है? हंसते हुए किशोरी लाल जी ने कहा, माँ? किसकी माँ? अब तुम्हें याद आ रही है माँ की? वो तो कब की भगवान के पास चली गई और मैंने तुम्हें फ़ोन भी तो किया था ना। अरे हम लोग तुम्हारे जन्म पर इतने खुश हुए थे कि आज हमारे घर बेटा हुआ है। मुझे क्या पता था कि तुम पूत नहीं कपूत निकलोगे। तुम्हारी माँ ने बीमारी से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी और तुम आखिरी समय में भी उसकी लाश तक पर नहीं आए। लेकिन पिताजी, मुझे तो किसी ने ये नहीं बताया कि माँ के साथ ऐसा हो गया है। तो फिर आपने यह कैसे समझ लिया कि मैं माँ को अंतिम समय में भी देखने के लिए नहीं आता? बल्कि मैं तो विदेश से लौटकर उस जगह पर भी गया था जहाँ आप रहते थे, पर वहाँ जाकर पता चला कि आपने वह घर छोड़ दिया है।
और किसी को आपका कोई पता नहीं था। मुझे तो खुद पता नहीं चला। मैं तो हर महीने आपको पैसे भी भेजा करता था, लेकिन बेटा हमारे पास तो 2-4 महीने ही पैसे आए थे। उसके बाद ना तो कोई पैसे आए। और मैंने बहू को फ़ोन करके बताया तो था। क्या रीता को तुमने फ़ोन करके बताया था? इस बात पर वह चौंक गया। आपने उसे बताया था, पर उसने तो मुझे नहीं बताया कि आपका फ़ोन भी आया था। और मैं पैसे भी हर महीने उसको ही दिया करता था, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वह खुद से आपके पास पैसे भेज दिया करेगी। अब कमल किशोर जी और रवि दोनों को ही समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि यह सारा किया धरा रीता का है। अब रवि गुस्से में कमल किशोर जी के ऑफिस से निकला और रीता के पास पहुंचा। और वहां पहुंचते ही उसने 2-4 तमाचे रीता के गाल पर दे मारे और उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ उसे कमल किशोर जी के पास तक लेकर पहुंचा और उसको उनके पैरों में पटक दिया। तब रीता बोली, क्या हुआ रवि, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ऐसा भी मैंने क्या कर दिया है कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? अरे तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, किन किन लोगों के पैर नहीं पड़ी। और अब जब तुम ठीक हो गए हो तो तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तब रवि गुस्से में बोला, क्या किया है? क्या तू सच में नहीं जानती कि तूने क्या किया है? अरे चालाक औरत, तूने मेरा घर बर्बाद करके रख दिया। सिर्फ तेरी वजह से मेरे पिताजी की ऐसी हालत हो गई थी कि वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। यह तो भला हो भगवान का, जिसने उनका साथ दिया और आज वह इस मुकाम पर खड़े हैं। पिताजी ने माँ की मौत के बाद मेरे नंबर पर फ़ोन किया था और उनकी तुझसे बात भी हुई थी या नहीं हुई थी? बता मुझे। ज़ोर से गुस्से में चिल्लाता हुआ रवि बोला, सच बता, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब डरती हुई रीता ने रवि को सारी सच्चाई बता दी और सच्चाई सुनने के बाद रवि गुस्से से और ज़्यादा आग बबूला हो गया और उसने इस बार रीता का हाथ पकड़ा और उसे घसीटता हुआ उस अस्पताल के बाहर फेंक दिया और बोला, खबरदार अगर अपनी परछाई भी मुझ पर दोबारा से डालने की कोशिश की तो मेरी माँ ने सही कहा था कि तू बहुत मक्कार औरत है। और सही में उन्होंने मुझसे लड़ाई भी बिल्कुल सही की थी, लेकिन मैं तेरे प्यार में अंधा हो चला था। वहाँ से आकर रवि ने भी अपने पिता के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और बोला कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने रीता की हर बात पर आंख बंद करके भरोसा किया। इसने मुझे हमेशा ही उल्टी बातें बताईं और मैंने कभी भी किसी भी चीज़ के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। और यह कहकर वह फूट फूट कर कमल किशोर जी के पैरों में गिरकर रोए जा रहा था। उधर इतना शोरगुल और इतना हंगामा सुनकर समर्थ भी वहां आ पहुंचा था। कमल किशोर जी ने रवि की तरफ से मुंह फेर लिया और कहा कि चाहे तू कितनी भी माफ़ी मांग ले, लेकिन उससे तेरे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। जितनी गुनहगार वह लड़की है, उतना ही गुनहगार तू भी है। तूने सारी बात उस लड़की के ऊपर डाल दी। अरे माँ बाप तो तेरे थे ना। तूने कभी भी हमसे फ़ोन पर खुद से बात करने की कोशिश नहीं की। रवि, मेरी आंखों के सामने से चला जा। जब मुझे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय तू मेरे साथ नहीं खड़ा था। मेरे साथ अगर कोई उस समय खड़ा हुआ तो वह यह था, समर्थ, मेरा बेटा। बेटे से भी बढ़कर मेरा तुझसे कोई भी वास्ता नहीं है। अगर हो सके तो आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी भी मत दिखाना। और इतना कहकर कमल किशोर जी ने समर्थ को अपने गले लगा लिया और वह भी फूट फूट कर रोने लगे। समर्थ ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। उधर रवि अपनी गलतियों पर पछतावा करता रहा, लेकिन कमल किशोर जी ने उसे माफ़ नहीं किया और वह थक हार कर वहाँ से चला गया। उधर कमल किशोर जी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर समर्थ की शादी करा दी और आज वह दोनों बाप बेटे अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन काट रहे हैं।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कमल प्रसाद जी ने जो किया वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए बता दूं कि यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि वह कहानी दुनिया को बताई जाए तो दी गई मेल आईडी पर लिख भेजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।